हम इस महान आंदोलन के सदस्य हैं और ये आंदोलन मजबूत करने के लिए हमने एक लक्ष्य स्वीकार किया है। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे अतिथिगण उद्घाटन सत्र के लिए आ चुके हैं। मंच में आसीन हैं माननीय अजय चंद्राकर जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। उनके आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि हम सब आपस में मिले बैठें, एनर्जेट हों, नए उत्साह को लेकर, नई विचारधारा को लेकर। पार्टी ने जो मापदंड तय किए हैं, जो कार्यक्रम तय किए हैं, भविष्य के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनको अमली जामा पहुंचाने के लिए और पार्टी को पुनः मजबूत और जीवंत बनाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 2 मंडल का प्रशिक्षण आज आयोजित किया है, उसमें आप सबका स्वागत है। मुख्य वक्ता के रूप में, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके लाडले माननीय अजय चंद्राकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय LP गोस्वामी जी, वरिष्ठ वक्ता हैं, समाज सेवी है, समाज की सेवा का, समाज को देने का एक आपका लंबा इतिहास रहा है। पारिवारिक रूप से भी उस समृद्ध परंपरा से आते हैं जिन्होंने समाज के लिए जिया। जिला के अध्यक्ष पहली बार बने और बूथ समिति के अध्यक्ष से लेकर जिला तक बने बढ़े। निष्ठा से आप काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ नेता निरंजन जी हैं, अराजनीतिक व्यक्ति थे। ये जो आप देख रहे हैं, निरंजन जी ने बनवाया, भानु जी ने, ज्योति जी ने इसका रेनोवेशन किया। 2 बार नेतृत्व करते हुए, जिला का नेतृत्व करते हुए, प्रदेश में पदाधिकारी रहते हुए, जनता की सेवा, विकास कार्य दूसरा रास्ता और प्रदेश में विचारधारा की मजबूती के लिए आपने अपना समय दिया। आज भी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। भानु जी अभी जिला योजना समिति के सदस्य सुने गए और एकमात्र हमारे निर्वाचित पार्षद हैं कुरुप में। उसके बाजू में उसकी अर्धांगनी है, कुरुप की नगर पंचायत के अध्यक्ष रही और काफी कम उम्र में आप दोनों ने जन सेवा का मार्ग अख्तियार किया, स्वीकार किया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। कुलेश्वर जी राजनीति में हैं और लोकेश्वर जी भी राजनीति में हैं और सुरेश जी भी राजनीति में हैं। मैं 3 नाम को अलग कर लिया थोड़ा सा। ये राजनीतिक कम, स्पिरिचुअल लोग ज्यादा है, आध्यात्मिक लोग ज्यादा है, समाज कार्य, धर्म कार्य और उसके माध्यम से जागृति का रास्ता इनको अख्तियार करते हैं। और यदि ये बात हमारे जीवन में उतरती है तो शायद राजनीति में, सामाजिक जीवन में इन तीनों के शैली को अपनाते हुए हम बहुत आगे जा सकते हैं मानसिक रूप से। छत्रपाल जी, राम स्वरूप जी दोनों संयोग से जनपद के उपाध्यक्ष रहे, जिला के मंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे और
कम उम्र से, अरे वकील साहब को छोड़ दूं तो अब जो पीढ़ी आ रही है इन्हीं में से नेतृत्व आगे भाजपा का उभरेगा। जितने अच्छा आप काम करेंगे भविष्य आपका उतना ही उज्जवल रहेगा। इधर रविकांत जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष, पहली बार बने, आपने भी कुरुत की सेवा की। गौकरण जी जिला के उपाध्यक्ष हैं, 15 साल सरपंच रहे। अब प्रामाणिक रूप से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ना स्वीकार करके संगठन के काम को समय देने के लिए खुद तय किया। मैंने नहीं कहा कि आप, संगठन ने नहीं कहा कि आप करिए करके। त्रिलोकचंद जैन जी, ये हमारे आयातित नेतृत्व है। आयातित का मतलब पैरट ऊपर नहीं, विचारधारा, विचार परिवार से सैकड़ों लोग, राम माधव जी राजनीति में हैं, वी मुरलीधरन जी राजनीति में हैं, मोदी जी उसी परंपरा के हैं, योगी जी उसी परंपरा के हैं, समझ लीजिए। तो उसी परंपरा के संगठन में हमारे त्रिलोक जी हैं, बीरेन्द्र साहू जी उपाध्यक्ष रहे, हमारे मगल रोड अंचल के वरिष्ठ नेता हैं, आनंद जदू और पुष्पेन जी। पुष्पेन जी का मैं प्रशंसा का आदमी। 10 साल पहले एक दिन मेरे पास आए, जितने नौजवान हैं सुन लो कि साहब मुझे भाजपा का काम करना है। मेरे जीवन के लिए भी अप्रत्याशित घटना थी कि कोई आदमी आके कहे कि मैं भाजपा के लिए काम करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। और मैंने उनको कोई पदाधिकारी नहीं बनाया, आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, धीरे धीरे मोर्चा महामंत्री होते हुए मंडल अध्यक्ष तक पहुंचे। तो दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं, उसको सरपंच से भी मंडल अध्यक्ष बनाना है। नौजवान लोग हैं, ये कुछ करने की इच्छा है। नगर पंचायत की अध्यक्ष जी बैठी हैं, उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, जनपद के पूर्व अध्यक्ष महोदया बैठी हैं, बहुत सारे सरपंच गण हैं, बहुत सारे पदाधिकारी गण हैं। सब मित्रों को आज उपस्थिति के लिए मैं साधुवाद देता हूं कि हम यदि अनुशासन को स्वीकार करते हैं तो दुनिया के हर क्षेत्र में आप निजी काम, सामाजिक काम, घर का काम, परिवार का काम, जो काम आपको मिलता है उसमें आप अनुशासित बनेंगे। तो सब चीज भूल के अपने कार्य क्षेत्र में आप ये जाने कि मैं समाज को देने के लिए, एक विचारधारा के काम करने के लिए निरपेक्ष भाव से मेरी विचारधारा मेरे कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करे। मैं 24 घंटे नहीं कर सकता, 24 घंटे में यदि 4 मिनट भी आप देते हैं तो इस देश, मैं बोला ना कि पूर्ण बहुमत जब आपने दिया तभी 370 हटा, पूर्ण बहुमत जब आपने दिया तभी 300 तलाक हटा। आज तुष्टीकरण की राजनीति यदि हटी तो गठबंधन सरकार जो 30 साल बाद टूटी, पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार आई, ये घटनाएं, ये महान निर्णय होने लगे। आप उसके वाहक बनेंगे, आप वैसे प्रामाणिक कार्यकर्ता बनेंगे, सार्वजनिक जीवन के बड़े हस्ताक्षर बनेंगे, विचारधारा की सेवा करने के आप अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनेंगे। आपका भविष्य उज्जवलमय हो। आप प्रामाणिकता के साथ जनता की सेवा करें, संगठन की सेवा करें, विचारधारा की सेवा करें और इस संपूर्ण सत्र में अपनी गरिमा में उपस्थिति जरूर प्रदान करें। मंचस्थ नेतागण जो भी हैं वो भी मैं चाहूंगा कि प्रेरणा दें, आपकी उपस्थिति इनको प्रेरणा देगी कि मेरे नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें भी पूरे अनुशासन के साथ इसमें काम करना है। इतना कहते हुए मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे और मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत भाजपा का इतिहास एवं विकास, इस सब को लेने के लिए गौकरण जी, श्री गौकरण साहू जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रशिक्षण में हम अपनी पार्टी के विचारधारा, हम अपनी पार्टी के इतिहास को आप सबके बीच में इस विचारधारा को रखने का। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी का
जन्म कैसे हुआ, या भारतीय जनता पार्टी का निर्माण क्यों करना पड़ा, इसको हमको चिंतन करना है। आजादी के पूर्व 1925 में विजयदशमी के दिन परम पूज्य बलिराम केशव राम हेगड़ेवाल जी ने चिंतन किया कि यह देश सभी दृष्टिकोण से संपन्न है, यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं, यहाँ के लोग काफी ईमानदार हैं, फिर भी यह देश बार बार गुलाम क्यों होता है। डॉक्टर हेगड़ेवाल जी ने चिंतन करके सोचा कि देश में आवश्यकता है तो केवल संगठित समाज की, लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। और चिंतन करके उन्होंने अपने 36 वर्ष के आयु में 10 से 15 वर्ष के बच्चों पर टोली बनाकर उन सब में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया और सब में राष्ट्र प्रेम लाते लाते पूरे भारत देश में जनसंघ को फैलाया दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे देश के हर कोने तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। लोग उन्हें 36 वर्ष के एक नौजवान को छोटे छोटे बच्चों के साथ टोली बनाकर खेलने के ऊपर पागलपना सवार बोलते थे। डॉक्टर साहब कहते थे कि हाँ, मैं पागल हूँ, राष्ट्रभक्ति में पागल हूँ, देशभक्ति में पागल हूँ और इसीलिए मैं राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने जा रहा हूँ। और आगे चल कर वही टोली जो है आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के कार्यकर्ताओं ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रमुख रूप से आगे आए। डॉक्टर मुखर्जी जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए काफी काम किया। आजादी के बाद हिंदुओं के प्रति भेदभाव और पाकिस्तान के प्रति दब्बू नीति जो नेहरू जी के नेतृत्व में चला, उसका घोर विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उनकी जो पखड़ता था, उनके राष्ट्र प्रति जो भाव था, उन भाव को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में रखा गया। और उद्योग मंत्री रहते 4 महत्वपूर्ण योजनाएं का उन्होंने इस देश में 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को स्थापित किया। उन 4 महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वचालित इंजन का जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने स्थापित किया, दामोदर घाटी परियोजना का उन्होंने जो चिंतन किया, और महत्वपूर्ण सबसे अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट की जो सोच थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। हमारे पास एक उत्तर है। लोग कहते हैं कि आजादी के बाद आजादी की महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस के लोगों था। उस समय कांग्रेस को एक संगठन था, कोई पार्टी नहीं था, उसमें संघ के लोग भी थे, लेकिन केवल राजनीतिक उद्देश्य से किनारे कर दिया गया। जो भिलाई स्टील प्लांट आज हमारे बीच है, उसमें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय स्वयंसेवक जनसंघ बन गया, तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी के कार्य को देखे और चिंतन किए कि इनकी गतिविधि जो है पाकिस्तान के प्रति दब्बू नीति है और हिंदुओं के प्रति भेदभाव है इनका। इस दृष्टिकोण को उन्होंने चिंतन किया और संघ के दूसरे सरसंघचालक परम पूज्य गुरुदेव गोलकर जी से मिले और गोलकर जी से मिलकर कहा कि इस राष्ट्र को, ठीक है हम लोगों में राष्ट्र भाव जागृत कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से, लेकिन इस राष्ट्र को मजबूत राजनीतिक दल की आवश्यकता है। इसके लिए हमको राजनीतिक दल की भी स्थापना करना पड़ेगा। और 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद के नेतृत्व में होता है और परम पूज्य गुरुदेव
गोलकर जी ने उनको तो 90 तोले कार्यकर्ता दिए, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ऐसे अनन्य कार्यकर्ता उनको दिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और उस 90 तोले कार्यकर्ता तपे कार्यकर्ता के बल पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के विकास यात्रा प्रारंभ हुआ। जनसंघ की स्थापना से पहले चुनाव की घोषणा हो चुका था, इसलिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में, उसमें केवल 3 सीट जनसंघ को मिला। 2 सीट पश्चिम बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में और दुर्गा चरण के रूप में, 1 सीट राजस्थान से उमाशंकर जी के रूप में। जनसंघ में 3 सीट प्राप्त होने के बाद चिंतन और मनन हुआ। 3.6% वोट भारतीय जनसंघ को मिला और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा कि राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की संस्कृति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना जनसंघ का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। या आगे बढ़ के 1953 में जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में पूर्ण विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन नेहरू जी जो है एक समझौता करके उसको स्वतंत्र करना चाहते थे कि कश्मीर एक अलग राज्य है और कश्मीर में स्वतंत्र राजा स्थापित है। इसके विरोध में 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और वहां के स्वतंत्र दल जो है, इन्होंने आवाज बुलंद किया, एक देश में 2 निधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। और यह आवाज जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल गया कि निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत में ही रहना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी जी ने जो की नियम थी, वहां जाने पर परमिट से जाने का जो नियम था, उसका विरोध करते हुए 11 मई 1953 को कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश का अपना यात्रा प्लान बनाया। उनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी, बलराम माधव जी, टेकचंद जी, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता साथ में थे और कुछ प्रेस वाले थे। कश्मीर के स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी जी ने यात्रा प्रारंभ की और जैसे उन्होंने यात्रा प्रारंभ किए, जालंधर, पठानकोट को अपना पड़ाव बनाया। बीच स्टेशनों में उनको रोक दिया गया, कहा गया कि आप आगे जाएंगे तो आपको बंदी बना लिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। फिर एक स्टेशन आया, उसमें उसको संदेश दिया कि आप स्वतंत्र हो जा सकते हो। डॉक्टर मुखर्जी जी आगे बढ़े और इन सब विचारधारा को उन्होंने सुना, चिंतन किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बलराम माधव जी को, ऐसे कार्यकर्ता को बोले कि मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ न जाइए, क्योंकि इन लोग की जो विचार है, नेहरू जी की जो नीति है, वो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा। और उनको वापिस स्टेशन से भेज दिए गए। और उसके बाद माननीय मुखर्जी जी रावी नदी के बीचों बीच पठानकोट में पहुंचने से पहले वहां पर की जो सरकारें थी, अब्दुल्ला की सरकारें, वो मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और एक अस्थायी जेल बनाकर, जहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, ऐसे जेल में उनको रख दिए जाते हैं जिसको हम कहें कि अंग्रेजों की काल कोठरी से भी बदतर स्थिति थी। वहां पर मुखर्जी जी की आवाज को अटल जी आने के बाद, बलराम माधव जी आने के बाद, ये सब जो आवाज को बुलंद किए, लेकिन मुखर्जी जी 23 जून 1953 को देश के लिए शहीद हो जाते हैं।
मित्रों, ये हमको चिंतन करना है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए शहीद हुआ उसको शहीदों में से नाम हटा दिया जाता है, और जो राजनीति के लिए शहीद हुए उसको शहीद में गिनती कर लिया जाता है। ये सोच जो है कांग्रेस। फिर आगे 1953 के बाद माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नेतृत्व में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह पार्टी आगे बढ़ता है, जनसंघ। और जनसंघ का दूसरा अधिवेशन 1954 में, ये देश के नहीं है, क्या इतिहास तो सन से बताना पड़ता है। 1954 में दूसरा अधिवेशन हुआ। इसमें स्वदेशी स्वाध्याय का स्वदेशी योजनाएं जो है जनसंघ जो है स्थापित किया, लोगों के बीच स्थापित किए। और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे जो द्वीप है, गोवा दमन द्वीप, तिब्बत, पांडिचेरी, ऐसे द्वीप जो है स्वतंत्र नहीं हुए थे। जो लोग बोलते हैं ना कि स्वतंत्रता में कांग्रेस कहाँ था, उनको बोलना कि द्वीप को स्वतंत्र करने, अखंड भारत निर्माण में आपका कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस अखंड भारत निर्माण में योगदान है जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का। जनसंघ ही है जो द्वीप स्वतंत्र नहीं थे, उस द्वीप को स्वतंत्र करने के लिए 1954 में आवाज बुलंद किया। और सभी द्वीप धीरे धीरे के जो फ्रांसिस के या पुर्तगाल के अधीन था, वो सब द्वीप जो है स्वतंत्र हो गए। और 10 सितंबर 1958 को नेहरू और नून जो संधि हुआ उसका विरोध जो है जनसंघ ने किया। और 1959 में चीन जो है भारत की सीमा पर काबिज किया, जो सीमा पर अतिक्रमण कर रहे थे, उसका विरोध भी जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया। और आवाज बुलंद किया कि हिंदी चीनी भाई भाई जो सोच है वह एक धोखा है। सरकार को उन्होंने बताया कि हिंदी चीनी भाई भाई का आप सोच बुलंद मत रखिए, एक धोखा है। चीन जो है हमारे देश में अतिक्रमण करने जा रहा है, आप हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे हो, ये विचारधारा हमारे देश के लिए सही नहीं है। 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसमें भी सरकार जो है समझौता करना चाहा, लेकिन सरकार के समझौते के विरुद्ध जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने खड़ा हुआ, बोले कि हमारे पास इतने सारे सेनाएं हैं, हमारे पास इतने सारे फौज है, हमारे पास इतनी ताकत है, उसके बावजूद हम पाकिस्तान से नीचे क्यों हैं। इसके विरोध में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जागरण स्थापित किया और जागरूकता फैलाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया कि लड़ाई हो नहीं, आप समझौता कर रहे हो। एक नारा था उस समय, कौम नहारी फौज नहारी, हार गई सरकार हमारी। जो सरकार में थे वो लोग हार गए थे बिना युद्ध लड़े। इसको इस आवाज को बुलंद किया और पूरे देश में आवाज गूंजी और विशाल संख्या में कार्यकर्ता, लगभग उस समय 5 लाख कार्यकर्ता, उस समय के इतिहास में सबसे बड़े आंदोलन, 5 लाख कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठा हो गए और सरकार को, गूंगी सरकार को, बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया। और उस समय प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब चारों ओर से, देश के चारों कोने से आवाज आई, तो उन्होंने युद्ध को आरंभ करवाया और युद्ध आरंभ तो हुआ और युद्ध में विजय भी भारत का हुआ। फिर भी विजय के बाद भी उस क्षेत्र को तस्कान समझौते के तहत वापस करना चाहा। ने माननीय शास्त्री जी की सोच था ये देश आगे बढ़ा है, मैं इस जीता हुआ क्षेत्र को, पाकिस्तान को वापस नहीं करूंगा। लेकिन दबाव में आकर उसको तस्कान समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा
और दिल उस समय शास्त्री जी का गवाह नहीं दिया। वो रात को ही हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। ये देश के प्रति सोच को स्पष्ट करता है कि उनकी सोच नहीं थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर वो अपने देश के कुछ हिस्से जो विजय हुए, हम विजय हिस्से को वापस न लौटाए, ये सोच उनका था और इसी का उनका हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मित्रों, 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। उस समय हमारे 35 सांसद चुनकर आए और हम देश के दूसरे नंबर के पार्टी के रूप में आगे बढ़े। उस समय जनसंघ को 9.4% वोट प्राप्त हुआ। जब 1967 में जो आम चुनाव में हमारे 35 सांसद थे, तो 1965 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था। तो उस समय धमतरी जिला का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। धमतरी जिला का तीनों सीट, धमतरी से पंडितराव जी किडच, नगरी से श्रीदयाल सांडिल जी और पुरुष से यशवंतराव मेघावाल, तीनों सीट सरकार के साथ शामिल था। और उस समय का महत्वपूर्ण काम नहर का विस्तार, नहर नाली का विस्तार। तो इस नहर नाली विस्तार में हमारे तीनों विधायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 नंबर नाली बिना मुआवजा का निर्माण हो रहा था, उसमें मुआवजा दिलाने का महत्वपूर्ण काम किए। और जिन जिन क्षेत्रों में नहर का विस्तार नहीं हुआ था, उस क्षेत्रों में नहर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इन सब ने निभाई। मार्च 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में आई और उसके साथ साथ पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऐसे राज्यों में भी सम्मिलित सरकार बनी। 26 से 30 दिसंबर 1967 में जनसंघ का 14वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे, जो पूरे देश में जनसंघ को स्थापित किए, लोगों को राष्ट्र प्रेम के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरण स्थापित कर रहे थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एक चिंतन कर रहे थे, ऐसे चिंतन करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 1967 में जनसंघ के 14वें अधिवेशन में जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कालीकट के अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के लिए वो अपना कदम बढ़ाए थे। बिहार में लोग उनको आमंत्रित किए थे, वहां के लिए निकल पड़े और जैसे रेलवे स्टेशन में से निकले, विशाल जन सैलाब उनके स्वागत के लिए पहुंचे और रेल यात्रा करते करते मुगल सराय स्टेशन के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हत्या हो जाता है और एक सफेद कपड़ा में लपेट कर मुगल सराय स्टेशन के पास उनको फिराने कर दिया जाता है। तो लोग उन्हें देखे कि ये कौन व्यक्ति है। लोगों ने देखा, स्वयं बहुत सारे लोग वहां उपस्थित हो पहचान लिए कि राष्ट्र निर्माण करने वाले व्यक्ति है, भारत की संस्कृति को बचाने वाला व्यक्ति है, जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ता, जनसंघ के अध्यक्ष है। ये हवाएं जो है पूरा देश में फैल गई और पूरा देश जो है सन्न हो गया कि इतना बड़े कार्यकर्ता जो वर्तमान में जनसंघ के अध्यक्ष बने हुए थे, उनका किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देना निश्चित रूप से जनसंघ के विचारों को कुचलने वाला प्रयास है। 13 फरवरी 1968 में अस्थायी रूप से कार्यकारिणी रूप से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाया गया और 15वें अधिवेशन जब हुआ 25 से 27 अप्रैल 1969 को, तो इस सम्मेलन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया
और वहां से नारा बुलंद हुआ, अब की बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। और वो आवाज बुलंद होकर आगे चला। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में एक और नारा हुआ, 3 तिरंगे करते दंगे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी मिलकर देश में विभिन्न स्थानों पर जो दंगे फैला रहे थे, हिंदू मुस्लिम में दंगे जो फैला रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए जनसंघ ने एक नारा दिया, 3 तिरंगे करते दंगे, और पार्टी आगे बढ़ी। 1970 में संपूर्ण रोजगार का आवाज बुलंद हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत जो इसमें विजय हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी युद्ध में जीता हुआ जो क्षेत्र था, जो गडरा रोड है राजस्थान में, उसको शिमला समझौते के तहत सरकार इसको वापस करना चाहा। तो पुनः जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार को रोकने का प्रयास किया। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गडरा रोड पर सत्याग्रह किए और 1971 के एक महत्वपूर्ण और उन्होंने एक सांकेतिक अनशन दिया। सतनामी समाज के प्रति जो उत्पीड़न था, सतनामी समाज के प्रति सरकार का नेहरू उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार की जो सोच थी कि कैसे उसको पीड़ित किया जाए सतनामी समाज को, इस सतनामी समाज के उत्पीड़न के विरोध में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में 1 दिवसीय अनशन किए बॉम्बे में। और इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चूंकि अगर किसी समाज के लिए, हिंदू भाइयों के लिए या पूरे राष्ट्र की एकता के लिए कोई सबसे पहले अगर आवाज बुलंद किया है तो जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इस चिंतन सतामी समाज के भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि 1971 में कांग्रेस सरकार के जो सतामी समाज का प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा था, उस प्रताड़ना के विरोध में अगर कोई खड़ा हुआ तो डॉक्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में खड़ा हुआ और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 1971 में कि चुनाव में चूंकि हमारा फैलाव कम था, तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा जी को बहुमत मिला और उस बहुमत से इंदिरा जी अहंकारी हो गए। अहंकार और दमन की नीति और भ्रष्टाचार की नीति पूरा देश में फैलता गया। लोग सोचने लगे कि यह देश किस ओर जाने वाला है। 1972 में कानपुर अधिवेशन में आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया और फिर 18वां जो सम्मेलन हुआ उसमें गुजरात नवनिर्माण, बिहार के समग्र क्रांति, एक मंथन चला और इस बिहार के गुजरात नवनिर्माण और बिहार के समग्र क्रांति ने इस देश को एक नया मोड़ ले दिया। बाबू जयप्रकाश के नेतृत्व में एक संगठन बना जो इंदिरा जी के भ्रष्टाचार के विरोध में, इंदिरा जी के दमन नीति के विरोध में और इंदिरा जी के अहंकार के विरोध में विभिन्न पार्टियों का एक संगठन हुआ, जिसमें जनता दल, जनसंघ, जनता दल जनसंघ और आपका सामाजिक जो संगठन था, ये सब मिलकर आवाज बुलंद किए और बाबू जयप्रकाश के नेतृत्व में और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चारों तरफ देश में इंदिरा जी के विरोध में लोग खड़े हो गए और इंदिरा जी के इस नेतृत्व को किनारे करते हुए उस समय जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में बहुत सारे स्थानों में कांग्रेस का हार हुआ। गुजरात में
चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने और इंदिरा जी के जो चुनाव था उसके विरोध में राजनारायण जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिए और उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया। इससे इंदिरा जी काफी तिलमिला गई और तिलमिलाकर रातों रात उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, देश में आपातकाल स्थापित और एक कानून के तहत जिसको मीसाबंदी कहते हैं, उस मीसाबंदी कानून के तहत जितने जनसंघ के कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाल दिए जाते थे। उस समय हमारे धमतरी से भी बहुत से कार्यकर्ता मीसाबंदी में गए। पंडितराव जी किधर, पंडितराव पवार जी, हनुमान प्रसाद जी, यशवंत राव जी, भिंडी से विशाराम साहू जी, व्यास नारायण कश्यप जी, खर्रा से यशवंत राव बिघावाले जी और यशवंत सिंह गुरदत्ता सिर्री से, ऐसे हमारे क्षेत्र के बहुत से कार्यकर्ता जिन्होंने दाऊ गंगा प्रसाद जी, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस मीसाबंदी कानून का कष्ट झेले, फिर भी उनके हौसला कम नहीं हुआ और अपने हौसले को बनाए रखकर इस भारत के नवनिर्माण के लिए उन्होंने सभी ने काम किया, इस क्षेत्र के नवनिर्माण के लिए काम किया। 1977 में इंदिरा जी आपातकाल लगा दिए थे, क्योंकि 1 वर्ष उनका कार्यकाल बढ़ गया। फिर भी 1977 में पूरा देश में जो हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता बाहर थे, उन्होंने इंदिरा जी के भ्रष्टाचार को इतना फैलाया, इंदिरा जी के दमन नीति को इतना फैलाया कि एक मौन क्रांति के रूप में पूरा देश की जनता इंदिरा जी के विरुद्ध थी। बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, चरणदास जी के नेतृत्व में और भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो चंद्रशेखर जी, मदन लाल खुराना जी, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता के नेतृत्व में पूरा देश इंदिरा जी के विरोध में खड़े हो गए और 1977 में इन सब विभिन्न सारा संगठन मिलकर, दल मिलकर, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, भारतीय लोक दल, ऐसे बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने से पूर्व इन सब का सोच था कि हम सब अपने अपने झंडे को, अपने अपने विचारधारा को त्याग कर एक विचारधारा निर्माण करेंगे और जनता दल 1977 में सरकार में आ गई। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल के रूप में जनसंघ के सहयोग से और विभिन्न पार्टी के सहयोग से स्थापित हुआ। मित्रों, चूंकि आप बहुत सारे संगठन का बहुत सारे अलग अलग दल का एक संगठन था, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई में और उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे 1977 और 89 के बीच, तब गंगरेल बांध के निर्माण का आधारशिला विचारधारा जो रखा गया। कोई आकर लोकार्पण कर दे, उद्घाटन कर दे अलग चीज, भूमि पूजन कर दे अलग चीज है। हम सब इस क्षेत्र के वासियों के लिए चिंतन करें। जो लोग चुनाव में बोलते हैं ना कि कांग्रेस क्या क्या बोलते हो, कांग्रेस ही हमारा गंगरेल बांध निर्माण की है, रविशंकर जलाशय का निर्माण किया है, उनको बताना अगर ये सोच है तो जनसंघ के कार्यकर्ताओं का सोच है
मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। आप इतिहास के पढ़ने का खोल कर देख लीजिए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय गंगरेल बांध जलाशय का निर्माण का प्रारंभ था। निर्माण पूर्ण होने के बाद कोई भी जाकर लोकार्पण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे निर्माण हुआ जो भी लोकार्पण हो रहा है। माननीय अजय चंद्राकर जी के नेतृत्व में सारे निर्माण काम हुए। विकास के लिए कहीं भी कांग्रेस का हाथ दिखाई नहीं देता। अगर विकास और चिंतन का, विकास और राष्ट्रीयता का बात करते हैं तो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी करते हैं। इस चीज को हम सबको अच्छे से समझना है। उस समय हमारे इस महासमुंद क्षेत्र से सांसद थे ब्रिजमोहन लाल वर्मा जी, ब्रिजलाल वर्मा जी। ब्रिजलाल वर्मा जी उस समय सांसद थे। मतलब हमारी ही भूमिका थी रविशंकर जलाशय निर्माण में। लेकिन इतने बड़े अच्छे कार्य करते हुए भी विभिन्न बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलकर चूंकि संगठन बनाए थे तो बहुत लंबा समय नहीं चल पाया और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में यह सरकार जो है चली गई। उस समय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप भी लगा कि आप दोहरी सदस्यता में हो या जनसंघ छोड़ो या जनता दल में रहो। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विचार है उसमें कि जनसंघ और हमारा संबंध माँ और बेटे का संबंध है। क्या कोई बेटा अपने माँ को त्याग सकता है? हम जनता दल त्यागते हैं, हम अपने इस मंत्री पद को त्यागते हैं। हमको लालसा नहीं है, क्योंकि जनसंघ का विचार ही था ना। हमें कोई प्रकार के पद की आवश्यकता नहीं है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। हमें कोई लालसा नहीं इस मंत्री पद से। और उन्हें सभी हमारे जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी ने जनता दल से इस्तीफा दे दिए। और 1980 में जनता दल से इस्तीफा देने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ माननीय अटल जी के नेतृत्व में पंचनिष्ठाओं के साथ, जिसमें राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, गांधीवादी विचारधारा, पंथनिरपेक्ष विचारधारा और सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ, जिसमें चुनाव चिन्ह था कमल का निशान। अब कमल का निशान कहने से मतलब है कि वो भी राष्ट्रीय फूल है और राष्ट्रीयता का भाव लेकर आगे जनसंघ चली है, इसलिए कमल के निशान को अपना चुनाव चिन्ह बनाया, पार्टी का चिन्ह बनाया। और फिर अटल जी ने एक अपने अध्यक्षीय भाषण में आवाज बुलंद किया, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। यह सब पार्टी गठन होने से पूर्व, चूंकि इंदिरा जी चुनाव की तैयारी में थी, तो 1980 के चुनाव भी इंदिरा जी जीत चुकी थी। और 1980 चुनाव जीतने के बाद फिर वही उनकी नीति रही, भ्रष्टाचार और घमंड की नीति। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी के सुरक्षा गार्ड के माध्यम से उनकी हत्या हो गई। चूंकि उस समय 1984 में चुनाव होना था, तो कांग्रेस को इंदिरा जी के हत्या होने के कारण सहानुभूति वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी पहले आम चुनाव में अपने केवल 2 सीट में सिमट कर रहेगी। और ये 2 सीट हमको मिला था डॉक्टर S.K. पटेल गुजरात से और जगन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश से 2 सीट के रूप में प्राप्त हुए। समिति के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया और कृष्णदास शर्मा के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया, जिसमें चिंतन किया गया कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो वो अपनी जो विचारधारा थी, राष्ट्रीयता की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, ये विचारधारा को एकात्म मानववाद की जो विचारधारा है उनको हमको स्थापित करना है, ऐसे सभी ने चिंतन किया। और एकात्म मानववाद और ये संगठन आधारित पार्टी बने, केडर आधारित पार्टी बने, कार्यकर्ता आधारित पार्टी बने, इनका चिंतन जो है 1984 में किया गया। और 1984 में चिंतन करके 1986 में लाल कृष्ण गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पर आ गए। 1986 में लाल कृष्ण गांधी जी अध्यक्ष रहते हुए जो
राजीव जी के जो देश के प्रति जो सोच था और राजीव जी की जो नीति था, राजीव गांधी जी के जो प्रधानमंत्री थे, उनके नीति के विरोध में 1986 में एक प्रकरण आया एक मुस्लिम महिला साहबानों का, जो अपने सौदा से हाई कोर्ट में अपने पक्ष में जीत चुकी थी। लेकिन राजीव गांधी जो है उस समय के प्रधानमंत्री जो है मुसलमान संगठन के दबाव में आकर, मुस्लिम भाइयों के दबाव में आकर उस साहबानों प्रकरण को लोकसभा में एक कानून लाकर रद्द कर दिए और 1987 में बोफोर्स घोटाला भी सामने आया और बोफोर्स घोटाले और साहबानों प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी ने इतना विस्तार किया, लोगों तक इतना पहुंचाया कि लोग राजीव जी के जो स्वच्छ छवि थे उस पर दाग लग गया और लोग चिंतन करने लगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि इस तरह से देश में बड़ा घोटाला हुआ बोफोर्स ग्रुप में और तुष्टीकरण की नीति के तहत मुस्लिम वोट को खींचने के लिए साहबानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा चिंतन किया बहनों ने। और 1988 के चुनाव में 88-89 के चुनाव में फिर राजीव जी की सरकार जो है जानी पड़ी। फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने और एन.टी. रामाराव के संगठन ने और वीपी सिंह के संगठन में, चूंकि वीपी सिंह उस समय मंत्रिमंडल में थे राजीव गांधी के, और मंत्रिमंडल में रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो साहबानों प्रकरण आया तो और बोफोर्स घोटाले प्रकरण आया तो दोनों जो है अरुण जी और वीपी सिंह जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। तो रामाराव एन.टी. रामाराव के नेतृत्व में और वीपी सिंह के नेतृत्व में एक नया जनता दल का गठन हुआ और इस जनता दल का जब गठन हुआ तो चुनाव में चूंकि राजीव गांधी जी के धूमिल प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार नीति और एक तुष्टीकरण की नीति के विरोध में लोग वोट किए, राजीव गांधी की सरकार चली गई और उस समय जनता दल के साथ हम सहयोग में थे, हम उसके साथ शामिल नहीं हुए, पहले शामिल होकर सरकार बनाई, उसके बाद उनको सहयोग बस किए, उनके साथ अस्थायी रूप से शामिल थे सरकार में। और इस समय भी हमने इस क्षेत्र में धमतरी जिले में महत्वपूर्ण काम किया। सोलुल बांध का परियोजना जो है 1989 के अंतर्गत ही स्थापित हुआ, मतलब इस क्षेत्र के विकास के लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ही महत्वपूर्ण योगदान है। शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ और 1989 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विचार किया गया कि हमारे देश के सबसे बड़े आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि जो विवादित है, उस विचार को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि यह राष्ट्रीयता का विचार है, हमारी संस्कृति की एक पहचान है, इसलिए इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए चिंतन किया। और 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है सोमनाथ से अपना यात्रा प्रारंभ किया और सोमनाथ से यात्रा प्रारंभ करके पूरे देश में उनको विशाल सफलता मिला। क्योंकि राम जन्मभूमि, राम मंदिर स्थापना की बात थी, राम जन्मभूमि का मुद्दा था, इसलिए पूरे लोग उनके खुल उनके साथ आए और 31 अक्टूबर को इनको अयोध्या पहुंचना था। लेकिन बिहार में लालू जी की सरकार ने उनको 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोक लिए और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को 5 सप्ताह तक बंदी बनाकर रख लिए। फिर भी हमारे कार सेवक साथी थे जो राम जन्मभूमि में अपने सहयोग प्रदान करने के लिए जा रहे थे, वे साथी पीछे नहीं हटे और 31 अक्टूबर तक पूरे कार सेवक साथी जो है अयोध्या पहुंच गए। उस समय हमारे क्षेत्र में भी कृपाराम साहू जी जैसे, रामचंद्र साहू जी जैसे नवागांव वाले, बहुराम साहू जी गातापार वाले, दुजरा निसाब नारी वाले, लालजी दाऊ
विठ्ठलराव जी, शेखन वैद्य जी, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के भी कार सेवा के रूप में गए थे और भगवान राम के राम जन्मभूमि में अपना महत्वपूर्ण योगदान स्थापित किए। इसी बीच 1991 और 92 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा प्रारंभ की और एकता यात्रा कश्मीर से प्रारंभ करके श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने का था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस तिरंगा यात्रा के प्रभारी थे और इस तिरंगा यात्रा में विशाल मात्रा में पहली बार श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा ध्वजा लहराने का काम किया, तिरंगे लहराने का काम किया तो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी है जिन्होंने ये स्थापित किया कि ये भारत जो है अखंड भारत है, ये भारत में एकता का प्रतीक है। काफी भीड़ उत्साह देखने को मिला। चंद्रशेखर इसके बाद चूंकि हम लोग सरकार में सहयोगी दल के रूप में थे और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन की सरकार बना लिए। 7 महीने के भीतर उनकी सरकार गिरा दी गई। और क्यों गिराई गई? क्योंकि चंद्रशेखर जी भी राम जन्मभूमि के पक्ष में अपना समर्थन दे रहे थे और इसीलिए उनकी सरकार गिरा दी गई 7 महीने के भीतर। और उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव हुआ 1999 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। देश में चारों तरफ जो है एक भगवान राम के प्रति आस्था, अपनी भगवान राम की जन्मभूमि के प्रति आस्था बढ़ती जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे निरंतर आगे बढ़ी थी। पार्टी किसी भी कारणवश हो 2004 के चुनाव हम हार गए और 10 साल तक कांग्रेस अपनी सत्ता में रहे तो विभिन्न प्रकार के घोटाले उनके कार्यकाल में हुआ, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, कानून हो, ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार उन्होंने किया। देश की जनता पहचान गए, जान गए और पुनः 2014 के चुनाव में आप सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, आप जैसे कार्यकर्ता के नेतृत्व में यह पार्टी जो है 11 करोड़ सदस्यता के साथ विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने है। मोदी जी की जो गरीब के प्रति जो सोच था, आवाज देने का, शौचालय देने का, या राष्ट्र के प्रति उनका जो सोच था, उनको लोगों ने चिंतन किया और चिंतन करके 2019 के चुनाव में भी उनसे भी ज्यादा सीटों से 282 से 300 और एनडीए के साथ 353 सीट के साथ हमको सत्ता में स्थापित किया। देश की जनता जो चिंतन किया कि राष्ट्र के प्रति मोदी जी की जो सोच है, गरीबों के प्रति मोदी जी की सोच है, वो बहुत ही कारगिल सोच का, बहुत ही सुदृढ़ सोच है। इस सुदृढ़ सोच के कारण पूरा देश की जनता ने 2019 के चुनाव में हमको स्थापित किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटने से आज स्पष्ट होता है कि भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए कोई काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 3 तलाक के विरोध में कोई कानून लाते हैं तो स्पष्ट होता है मुस्लिम बहनों के लिए अगर सम्मान की योजना कोई बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। एक राशन एक कार्ड योजना, पूरे एक देश एक कार्ड योजना, ये पूरे देश में लागू होता है एक राशन कार्ड का, तो ऐसा सोच जो रखते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन कैसे पहुंचाया जाए। आज पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व जान चुका है कि भारत की एकता को मजबूत करने का प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत जो है अपने सम्मान को प्राप्त करके दिखाई दे रहा है। अगर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति कोई चिंतन करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस भारत देश को हम भूमि का टुकड़ा नहीं, एक भारत मां मानते हैं। अटल जी कहते हैं यह देश को भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, नंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि
भूमि है। जिए तो राष्ट्र के लिए और मरे तो राष्ट्र के लिए, और मरने के बाद भी हमारी सांसों में आवाज आए तो भारत माता की जय आनी चाहिए। ऐसा विचार अगर कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखता है। आप सब मेरे विचार को सुने, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।